Can you see my screen? Fine. मीन बाय एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ता है इसका हमारा? वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, राइट? कोई भी अगर काम करना है तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, राइट? Trying to open the chart. Yeah. So we need energy to do work. हमारा बॉडी में जो भी सेल्स होता है वो सेल्स काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ता है, राइट? उन सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होता है। तो हमारा बॉडी में एनर्जी सिर्फ एटीपी के रूप में यूज किया जाता है, ओके? एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसा हमारा इंडिया में करेंसी क्या होता है, व्हाट इज द करेंसी इन इंडिया? अगर कोई भी चीज खरीद करना है तो रुपीस को देना पड़ता है, राइट? अगर यूएस जाने से क्या देना पड़ेगा? डॉलर्स। तो यूएस में एक्सेप्टेड करेंसी क्या होता है? डॉलर्स। इंडिया में रुपीस होता है। तो कुछ ऐसा ही हमारा बॉडी में एनर्जी सिर्फ एटीपी के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर? Recording in progress. तो we need energy to do our work and एनर्जी हमारा बॉडी में एटीपी के रूप में यूज होता है। तो एटीपी के बिना हम हमारा काम नहीं कर पाता है। व्हाट इज दिस एटीपी? एटीपी का अब्रिविएशन क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैन यू सी द डायग्राम? इसमें एक एडेनिन बेस होता है, एक राइबोज मॉलिक्यूल होता है और 3 फॉस्फेट्स रहता है, ओके? सो ये इन 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाता है। उस एनर्जी को यूज करके हम हमारा काम कर सकते हैं, ठीक है? एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रहता है। जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है, रिलीज हो जाता है, तब एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी को यूज करके हम हमारा काम कर सकते हैं, ओके? दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू डू वर्क। इज इट क्लियर? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एटीपी? Energy currency of the cell. ATP is also called as energy currency of the cell. Is it clear? Can we go to the next slide? तो हमको ATP कहाँ से मिलता है? How can we produce this ATP in our body? तो ATP कैसा बनता है हमारा बॉडी में? जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जब वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस अंडरगो करता है बॉडी में, उससे एनर्जी हमको मिल जाता है, उससे एटीपी मिल जाता है, ठीक है? सो व्हाटएवर फूड यू ईट, food will contain proteins, carbohydrates and fats. When these molecules are digested and metabolized in your body, जब ये मॉलिक्यूल्स आपकी शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, बहुत कुछ रिएक्शंस होने के बाद एटीपी उत्पन्न हो जाता है और इस एटीपी को हम हमारा काम करने के लिए यूज करते हैं, ओके? तो हमारा बॉडी में मैक्सिमम एटीपी के उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सेल की स्ट्रक्चर है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक ऑर्गेनेल रहता है, इसमें मैक्सिमम एटीपी बन जाता है, ओके? तो मैक्सिमम एटीपी कहाँ बनता है हमारा बॉडी में, सेल्स में?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम दिया गया है, वो है पावर हाउस ऑफ द सेल्स। फॉर दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लियर? सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये जो स्लाइड है ये दिखा रहा है आपका बॉडी में फ्यूल कैसा स्टोर होता है। हमारा बॉडी में फ्यूल कौन सा रूप में स्टोर होता है। हम एनर्जी को एटीपी के रूप में ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। देखो रुपीस है, रुपीस में अगर करेंसी को स्टोर करना है तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होता है, राइट? तो हमारा बॉडी करेंसी को, एनर्जी करेंसी को कार्बोहाइड्रेट और फैट के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, हमारा बॉडी में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट के रूप में स्टोर होता है। मैक्सिमम स्टोर होता है फैट के रूप में और थोड़ा सा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी स्टोर होता है। ये स्टोरेज कहाँ होता है? एनी आइडिया? हमारा बॉडी में फ्यूल कहाँ स्टोर होता है, एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? फैट के रूप में स्टोरेज होता है एडिपोज टिश्यूज में, यानी कि फैट सेल्स में। ओके, एंड ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। ठीक है, तो हमारा बॉडी में फ्यूल दो रूप में स्टोर हो सकता है। एक है फैट, कहाँ होता है स्टोरेज? एडिपोज टिश्यूज में। What is the second form? Carbohydrate or glycogen. Where it is stored? Where glycogen is stored? It can be stored in liver and muscles. Here? Yeah, I'll try to talk both in English and Hindi. Each slide I'll explain at least once in English, then I'll explain in Hindi. Fine? Is my voice is not clear for everybody? Yeah, fine. So in our body, fats are stored in two forms. One is fat and the other one is carbohydrate. Fats are mainly stored in adipose tissue in the form of triglycerides. कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है फैट? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। Fats are stored in adipose tissue in the form of triglycerides. Okay, and carbohydrate can be stored in liver and muscle in the form of glycogen. What is the storage form of carbohydrate? What is the storage form of carbohydrate? Glycogen. Glycogen is the storage form of carbohydrate. Where it is stored? It is stored mainly in liver and muscles. How much glycogen we can store in our body? We can store approximately 500 grams of glycogen. Listen carefully. कितना कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं? How much? 500 grams. इसमें से लगभग 100 ग्राम स्टोर होता है लिवर में और बाकी 400 ग्राम स्टोर हो सकता है मसल्स में। ओके, सो कुल मिलकर कितना हो गया? 500 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली। क्या आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिल जाता है? From 1 gram of carbohydrate, how much energy is produced? 1 gram of carbohydrate से मिलता है 4 kilocalories, right? 1 gram of carbohydrate can produce 4 calories. यहाँ कितना कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है हमारा बॉडी में? 500 grams, right? तो 500 grams कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिल जाता है शरीर के लिए? कितना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? How much energy we can produce out of this 500 grams? Exactly. It's not 20,000. It's not 200. Correct it. It's 2,000. Sandeep Kumar, Kavya, Javid, या Ash, Chaitanya, all of you are right. But किसी ने लिखा है 20,000, किसी ने लिखा है 200. वो गलत है. Okay.
तो ये ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिल जाता है। तो हमारा बॉडी में 500 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकता है। तो इसकी मतलब ये है we can store approximately 2000 calories in the form of carbohydrate. Clear? I'm repeating in English again. See, carbohydrate is stored in our body in the form of glycogen in two sites. One is liver and the other one is muscle. We can store nearly 500 grams of glycogen. Okay. So 100 grams, approximately 100 grams, 75 to 100 grams would be stored in liver and approximately 400 grams will be stored in muscles. Matlab, so in total it is 500 grams. Approximately. Why I am telling approximately? It varies based on your body weight. If your body weight is more, that means you have more muscle. You can store more glycogen. If your body weight is less, your muscle weight will be less, so it can store less glycogen, right? So each gram of carbohydrate can produce 4 calories of energy. Fine. So that means we have 500 grams. If we have 500 grams of carbohydrate, we can store approximately 500 into 4, that is 2000 calories in the form of glycogen. So this much energy would be sufficient for you to do which activity? Which activity you can do with 2000 calories of energy? How many hours you can work with this energy? It depends upon your intensity. It depends upon what kind of activity you are doing. For swimming, 1 hour swimming, how much energy is spent? Any idea? If you walk for 1 hour, how much energy would be used? If you swim, how much energy is used? If you do swimming, more energy would be used, right? Approximately 600 calories, I think, for swimming, right? Yes. If you walk with high intensity, around 200 calories would be spent, right? So, but you have 2000 calories in the form of glycogen, right? You may not be able to do marathon, but you would be able to do, quite good run, right? With this energy. Yes. Next form in which, next form in which the fuel is stored in our body is triglycerides. Triglyceride is a type of fat which is stored in adipose tissue. ये adipose tissue कहाँ होता है? You know where the liver is, where the muscle is, but where this adipose tissue is present in our body? In your body, under the skin, there is a thin fatty layer, subcutaneous fatty layer. There adipose tissue is present. Just beneath the skin, adipose tissue would be present. Okay. And if you eat more food, that food will be converted to fat and it will be stored in your body. And there is no limit for this storage. The more you eat, more adipose tissue will be developed and more fat will be stored in your body. Okay. So an average person, individual who weighs around 75 kg can store how much fat? How much fat he can store? Approximately 10 kg fat. Okay, 10 kg fat. So each gram of fat produces how much calories? Each gram of fat produces how many calories? 9. So suppose अगर आपके बॉडी में 10 kg फैट है, तो how much energy stored है आपकी बॉडी में फैट के रूप में? If you have 10 kg fat, 10 kg means grams में convert करके देखो, 10,000 grams, right? 10,000 grams. This much fat is available. Each gram of fat can produce 9 calories. So you have 10,000, that means you can produce nearly 90,000 calories, right? So this much energy is available in your body in the form of fat. And एक बार सोचो कितना एक्टिविटी करने के लिए काफी है? How much activity you can do with this energy? You can do lot of activity continuously, right?
उतना एनर्जी आपका बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो जितना भी हो फ्यूल आपकी बॉडी में, अगर आपको एक्टिविटी करना है तो ये फ्यूल जो है पहले ये एटीपी के रूप में कन्वर्ट होना है, देन एटीपी विल बी यूज्ड फॉर एनर्जी। पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, पहले एटीपी के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन उससे आपको एनर्जी मिलेगा। अगर ये कन्वर्शन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है पिछले स्लाइड में? एनी डाउट इन द प्रीवियस स्लाइड? Fine, fine. So this slide shows, how you will get, energy, how fuel is stored in your body. Okay? If you examine this slide, you can see whenever you eat food, you get carbohydrate, you get protein, you get fat, right? So whatever fat you get, that will be stored in two sides in your body. One is adipose tissue, and very little amount of fat can be stored in muscles also. Mainly fat store होता है adipose tissue में, very less quantity में muscles में भी रहता है. Okay? जो प्रोटीन आप खाते हैं वो mainly use होता है growth के लिए. Whatever protein you eat, that is mainly used for the growth. लेकिन थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है. Nearly 5% of energy production can come from the protein. Okay? And जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, ब्रेड, चावल, रोटी के रूप में, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, और ये ग्लूकोज लिवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. जो ग्लूकोज बन जाता है फूड से, वो हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. ओके? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए ग्लूकोज की आवश्यकता ज्यादा होती है. यू नीड ग्लूकोज व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज. इन दैट कंडीशन ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लाइकोजन and you can do your activity. Is it clear? If you are doing aerobic activity, mainly energy comes from fats. If you are doing anaerobic activity, mainly energy comes from carbohydrates. हमारा बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन प्रोटीन से बहुत कम मात्रा में होता है. जब फैट्स और ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम रहता है, उस समय में अमाइनो एसिड्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यानी कि प्रोटीन से एनर्जी प्रोडक्शन होता है. क्लियर? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? Clear? Yeah. Then we'll discuss about ATP. What is ATP? What is the full form of ATP? Try to remember this. It is very, very important. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. थोड़ा दिक्कत रहता है इसको रिमेम्बर करने के लिए, but try to do. Adenosine triphosphate. हमारा बॉडी में, फुल बॉडी में कितना एटीपी स्टोर होता है? जस्ट 50 ग्राम्स. हम पूरा बॉडी में 50 ग्राम्स ऑफ एटीपी को स्टोर कर सकते हैं, वो भी मसल्स में. ओके? ये जो 50 ग्राम एटीपी अवेलेबल है वो 2 से 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बाद. अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जो 50 ग्राम की एटीपी है अवेलेबल है आपको बॉडी में, वो सिर्फ 2 या 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है. इज इट क्लियर? तो अगर मेरा एक्टिविटी 10 सेकेंड्स के लिए करना है, या मेरे को एक्टिविटी 1 मिनट के लिए करना है, तो क्या करना पड़ता है? मेरा एटीपी खत्म हो गया है, आवश्यकता है हमारा बॉडी में. क्लियर? हमारा बॉडी में कितना एटीपी रहता है? 50 ग्राम्स. ये 2 से 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान. इज माय वॉइस इज नॉट क्लियर?
क्या मेरा आवाज आ रहा है? फाइन. Is this slide is clear? 50 gram ATP is available and it can be finished within 2 to 4 seconds when you are doing high intensity activity, right? So if you want to do high intensity activity for longer period, what you are supposed to do? You need to regenerate ATP. Your body has to regenerate ATP, right? So when the ATP, see, suppose you have this much ATP, you are doing activity, after some time your ATP levels are reduced. So you can't continue your activity, right? So to maintain ATP levels, you need to resynthesize ATP levels. You need to maintain your ATP levels. So ATP resynthesis होने के लिए हमारा बॉडी में 2 mechanisms available है. We have 2 mechanisms to reproduce or to regenerate ATP in our body. Okay, what are those mechanisms? Aerobic mechanism and anaerobic mechanism. Okay, we have 2 mechanisms in our body to reproduce ATP. One is aerobic mechanism, the other one is anaerobic mechanism. What do you mean by aerobic and anaerobic? इसका बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर एटीपी की रीसिंथेसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एरोबिक मैकेनिज्म. ATP is reproduced in the presence of oxygen. That mechanism would be considered as aerobic mechanism. Aerobic means in the presence of oxygen. अगर ATP की उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपम स्थिति में हुआ है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक मैकेनिज्म. इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन है तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक. ओके, तो आपको डाउट आया होगा ऑक्सीजन वैसे भी होता है ना हमारा बॉडी में, ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है, हम तो सांस लेते रहते हैं. सो वेयर दिस एब्सेंस इज कमिंग. सोचो आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए 12 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. ओके, 12 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 10 लीटर प्रोवाइड किया है. वेयर इज द गैप? गैप कितना रहा? आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुआ है. हाई इंटेंसिटी में अब ब्रीथ बहुत जल्दी लेते ना, मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है. ओके, लेकिन उतना ऑक्सीजन बॉडी सप्लाई नहीं कर पाया, मतलब 2 लीटर की कमी है. दैट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उस स्थिति में जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा रहता है लेकिन उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉडी, उस स्थिति में एटीपी हमारा बॉडी में कैसा बनता है? एनारोबिक मैकेनिज्म से बनता है. गॉट इट? इसका मतलब ये है. सो एटीपी रिप्रोडक्शन 2 मैकेनिज्म्स के द्वारा हो सकता है. एक है एरोबिक मैकेनिज्म, दैट इज ATP production happens in the presence of oxygen. Second mechanism is anaerobic mechanism. That means ATP production occurs in the absence of oxygen. Clear? ये 2 है mechanisms. अभी ये जो मैं बताने वाली हूँ वो है systems. हमारा बॉडी में ATP को रिप्रोड्यूस करने के लिए 3 systems, ये मशीनरी जैसा, ओके, 3 सिस्टम्स अवेलेबल है. वो है, एक है फास्फाजन सिस्टम, रिमेंबर नेम्स, फास्फाजन सिस्टम. सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड सिस्टम एंड थर्ड वन इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम. ओके, देयर आर 3 systems in our body to regenerate ATP. One is phosphagen system, second one is lactic acid system, and third one is aerobic energy system. Clear? इन तीनों में ये जो फर्स्ट 2 है, first 2 systems can produce ATP even in the absence of oxygen. They can produce ATP in the absence of oxygen
So these two are called as anaerobic energy systems. These two are called as anaerobic energy systems. मैंने अभी बताया 3 सिस्टम्स है हमारा बॉडी में एटीपी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट? एक है फास्फोजन सिस्टम, दूसरा है लैक्टिक एसिड सिस्टम, थर्ड वन इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम, राइट? इन तीनों में से ये जो फास्फोजन सिस्टम और लैक्टिक एसिड सिस्टम है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है, ओके? So these two systems are considered as anaerobic energy system. मतलब ऑक्सीजन की अनुपम स्थिति में एटीपी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये दोनों एनारोबिक मैकेनिज्म में चलता है. So these two are called as anaerobic energy systems. Clear? लेकिन for last one, aerobic, name itself indicates ये सिस्टम चलाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूर है. ऑक्सीजन के बिना ये सिस्टम नहीं चलेगा. ये सिस्टम ऑक्सीजन के बिना एटीपी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक एनर्जी सिस्टम. इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है? फाइन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फास्फोजन सिस्टम के बारे में. फास्फोजन सिस्टम. सो किसी ने पूछा है एटीपी कैसा बनता है? जब हम काम करते हैं तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. लिसन, एटीपी एडीपी के रूप में कन्वर्ट होता है. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? एटीपी में कितना फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है? हाउ मेनी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एटीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? मतलब इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है. ये क्या है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है, राइट? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो 3 फॉस्फेट की जगह पे सिर्फ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है? अभी सो अगर एडीपी और एक फॉस्फेट के साथ जुड़ा हो गया तो एडीपी से फिर से बनेगा एटीपी. एडीपी के साथ और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स राइज टू एटीपी. लेकिन ये फॉस्फेट कौन प्रोड्यूस करने वाला है? ये फॉस्फेट को कौन देने वाला है, प्रदान करने वाला है? वो है फॉस्फोक्रिएटिन, ओके? मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या? फास्फोजन सिस्टम में क्या होता है, आपकी मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट नाम की एक मॉलिक्यूल रहता है. क्रिएटिन फॉस्फेट नाम की एक मॉलिक्यूल रहता है. ये क्या करता है? फॉस्फेट को डोनेट करता है. क्रिएटिन फॉस्फेट विल प्रोवाइड phosphate molecule to ADP so that ADP will be converted to ATP. Clear? CP से क्रिएटिन फॉस्फेट से फॉस्फेट को लेगा और ADP ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? Is it clear? तो फास्फोजन सिस्टम एक एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है. ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो एटीपी को रीसिंथेसाइज कर सकती है, ओके? और दिस इज द बॉडीज फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड टू रिप्रोड्यूस एटीपी. दिस इज द फास्टेस्ट मेथड. जब आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ता है, व्हेन यू नीड मैक्सिमम एनर्जी इमीडिएटली, you will be depending on this phosphogen system.
इसके लिए फ्यूल कौन सा होता है? फास्फोजन सिस्टम के लिए फ्यूल क्या होता है? फास्फोक्रिएटिन। फास्फोक्रिएटिन यहाँ क्या कर रहे हैं? फास्फोक्रिएटिन इज प्रोवाइडिंग फास्फेट टू एडीपी टू प्रोड्यूस एटीपी। ओके, तो अभी आपको कुछ याद आया? बहुत कुछ लोग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं, राइट? क्रिएटिन एक केमिकल कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड से बनता है हमारा बॉडी में। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स है उससे हमारा बॉडी में क्रिएटिन बन जाता है। वो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में हमारा मसल्स में रहता है। ओके, लेकिन कुछ लोग क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लेने से सीपी की कंटेंट बढ़ जाता है मसल में, तो मैक्सिमम एटीपी वो प्रोड्यूस कर पाता है हाई इंटेंसिटी के दौरान, राइट? तो एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यों ले रहा है? क्योंकि क्रिएटिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में मसल में स्टोर होगा। जब जरूरत पड़ता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को डोनेट करके एडीपी के लिए एटीपी को बनाएगा, और इस एटीपी को हम एक्सरसाइज के लिए या वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सिस्टम हमारा बॉडी में कब यूज होता है? कौन से इवेंट के दौरान ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? एनी आइडिया? कौन सा इवेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है? ये आकांक्षा इज आस्किंग, इज इट एडवाइजेबल टू टेक क्रिएटिन? सो दिस इज अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। ये न्यूट्रिशन मैम से पूछना पड़ता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेने से स्प्रिंटर्स के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन बाकी एथलीट्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कौन लेना है, कब लेना है, वो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ पूछ के लेना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एनारोबिक। कहीं ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन. This system can produce ATP in the absence of oxygen, so it is called as anaerobic energy system. It is the fastest and simplest energy system. सिर्फ एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन में ADP ATP के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो it's very fast and simple. What is the fuel for this system? Creatine phosphate is used as fuel for this system, right? तो कौन से इवेंट्स के लिए ये यूजेबल है, मतलब यूज होता है ये सिस्टम? स्प्रिंटिंग इवेंट्स में, जंपिंग इवेंट्स में, थ्रोइंग इवेंट्स में, कोई भी एक्टिविटी आप मैक्सिमम इंटेंसिटी से करते हो, उस इवेंट के लिए ये एनर्जी सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, yeah, basketball players, when you are jumping, when you are smashing, okay, so during those activities your body will be depending on this energy system. Suppose you take hockey player, when he is doing sprints in between, so he'll be depending on this energy system. So maximum जब आपका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तब ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, so this is also showing how creatine phosphate, this is creatine phosphate. Creatine phosphate is donating its phosphate group to ADP, adenosine diphosphate, and producing ATP, adenosine triphosphate. So creatine phosphate phosphate को डोनेट करके सिर्फ क्रिएटिन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? सो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सपोज इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज इन योर बॉडी, एटीपी लेवल्स विल बी रिड्यूसिंग। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, आपका बॉडी में एटीपी की लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है, एटीपी की लेवल कम हो जाता है। जब आपका एटीपी लेवल्स कम है, तब क्रिएटिन फॉस्फेट इस फॉस्फेट को डोनेट करेगा एडीपी को और बनाएगा एटीपी को। ओके, बट व्हेन यू आर इन रेस्ट, जब आप रेस्ट लेते हो, अगर एक्टिविटी को स्टॉप करके रेस्ट लेते हो, तो आपकी बॉडी में एटीपी की लेवल अच्छा होता है, एटीपी की लेवल्स मेंटेन होता है। इस स्थिति में
एटीपी डोनेट करेगा फास्फेट ग्रुप को, ओके, क्रिएटिन को डोनेट करेगा और क्रिएटिन फास्फेट को फिर से रीसिंथेसाइज करेगा. सो इसका मतलब है व्हेन यू आर इन रेस्ट, ATP will donate its phosphate to creatine to reproduce creatine phosphate, so your storage will be maintained. So if you are in rest, creatine phosphate synthesis will take place. If you are doing exercise, ATP synthesis will take place with the help of creatine phosphate. It's a reversible reaction. ये समझ में आया है या नहीं? Are you clear about this point? If you are doing activity, your body will try to synthesize ATP from ADP with the help of creatine phosphate. If you are taking rest, resting condition में आपका body में ATP के level वैसे भी अच्छा होता है, right? So ATP will be used to resynthesize creatine phosphate so that it will be stored. It's just like that. First को आपको salary मिल गया, तो you try to save some amount, right? 30th को salary खत्म हो गया, you will take the amount from your savings. Same way, when you are doing exercise, you need ATP. तो ATP को reproduce करने के लिए आप creatine phosphate को use कर देते हो, okay? जो मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट है उसको यूज करके उससे ATP को बनाने के लिए ट्राई करते हैं. when you are in rest, आपका बॉडी में ATP लेवल्स अच्छा होता है, तो इस स्थिति में आप क्रिएटिन फॉस्फेट को स्टोर करने के लिए सोचते हैं, ओके, बॉडी. आपको समझ में नहीं आ रहा है रमनदीप? इज इट क्लियर नाउ? तो क्रिएटिन फॉस्फेट जल्दी खत्म हो जाता है. हमारा बॉडी में पूरा मिलके 120 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट होता है. 120 ग्राम्स. ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो सिर्फ 8 से 10 सेकेंड तक ATP को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, ओके. सो वी हैव लिमिटेड स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कितना रहा? 500 ग्राम्स. फैट की स्टोरेज कितना रहा? 10 kg, 10,000 ग्राम्स. लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट की स्टोरेज कितना रहा हमारा बॉडी में? 120 ग्राम्स, वो भी कुल मिलकर, ओके. सो ये थोड़ा सीमित है, स्टोरेज लिमिट बहुत सीमित है क्रिएटिन फॉस्फेट की. तो इससे हम सिर्फ 8 से 10 सेकेंड तक ATP को प्रोड्यूस कर पाते हैं. तो 10 सेकेंड के बाद क्या होगा? हमारा बॉडी में CP की लेवल कम हो जाएगा. 10 सेकेंड हाई इंटेंसिटी करने के बाद, यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट करने के बाद आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट की लेवल कम हो जाता है. तो इसके वजह से ATP प्रोडक्शन भी स्लो हो जाता है इससे, ओके. तो क्रिएटिन फॉस्फेट को फिर से रीसिंथेसाइज करने के लिए क्या तरीका है? The best way to resynthesize creatine phosphate is to take rest. Rest लेने से बॉडी में ऑटोमेटिकली क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है. इसलिए स्प्रिंटर्स जब स्प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, एक स्प्रिंट के बाद 2 से 3 सेकेंड रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट स्प्रिंट में चला जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्प्रिंट के लिए जब वो जाते हैं तो उनकी बॉडी में मोस्टली क्रिएटिन फॉस्फेट की लेवल कम हो जाता है. इसको रीस्टोर करने के लिए 3 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट रेस्ट ले लेता है, राइट? सो 1 मिनट रेस्ट लेने से नियरली 75% क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है हमारा बॉडी में. 3 से 5 मिनट में 100% क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है. सो विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट मोमेंट. Clear? Any doubt? Oh, somebody is asking if you are taking creatine orally, then will also same process will apply. Yes. See, if you are taking orally, you are making sure your muscle will have a good amount of creatine phosphate. लेकिन इसका ये जो लिमिट है, स्टोरेज लिमिट, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा बॉडी. सपोज आप फूड के द्वारा ट्राई किया तो शायद 110 ग्राम क्रिएटिन
स्टोर्ड है आपकी बॉडी में। सप्लीमेंट लेने के बाद ये 120 ग्राम या 130 ग्राम हो सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाते हैं। ओके, so too much supplementation is not going to give extraordinary benefits. तो बॉडी का भी एक कैपेसिटी होता है क्रिएटिन को स्टोर करने के लिए। At the end of the day, where this creatine is, 1 second, hello sir, I'm in class sir, class चल रहा है मेरा। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद कर लूँ सर, मैं आफ्टरनून शाम तक दे देती हूँ सर, ठीक है। नहीं सर, कोई नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, 20 मिनट्स के बाद कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। I'll call you after 20 minutes. Can you hear me? Class is going on, Khansa. I'm getting calls in between. I'll call you. I'll later. Okay. Yeah, you want me to repeat this slide? Okay, fine. So can we move to next slide? या हाई वाटर इनटेक इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, वो दूसरी सेशन में हम कवर कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू कवर 2 more एनर्जी सिस्टम्स एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। See, creatine supplementation will have its own side effects. Water retention will be more in the body, so उसके वजह से कभी कभी weight ज्यादा हो सकता है, body weight. So all these we have to look into. Fine. So first energy system is fast fusion system. इसके लिए fuel होता है creatine phosphate और ये very fastest energy system है. So what are the advantages of this system? It is very rapid. You can produce energy quickly by using this energy system, and it can be used during powerful movements. When you are doing high intensity movement, high intensity activities, you can depend on this system. And तीसरा एडवांटेज ये है, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इस सिस्टम के द्वारा एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। बिना ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की लेवल कम होता है आपको बॉडी में, उस टाइम में भी आप इस सिस्टम को यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? इसका लिमिटेशंस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इस सिस्टम का? एक फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, इसका स्टोरेज कम है, सीपी का स्टोरेज कम है बॉडी में, तो ये ज्यादा देर तक एटीपी को रिप्रोड्यूस करने में मदद नहीं कर सकता है। ओके, सो 8 से 10 सेकेंड तक हम इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ओके, अगर टाइम इससे ज्यादा हो गया तो हम दूसरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इज इट क्लियर? और एक सीपी से सिर्फ एक एटीपी बन जाता है। एक सीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू दिस सिस्टम इज इन 1:1 रेशियो। एक सीपी यूज हो गया और एक एटीपी बन गया। आकांक्षा, सिर्फ आपके लिए स्लाइड विजिबल नहीं हो रहा है, होगा सबके लिए विजिबल है, राइट? Is the slide is clear, visible now? Okay. Just a second. So what are the limitations of this energy system? Is it clear now? या लिमिटेशंस क्या होता है? ये सिर्फ 8 से 10 सेकेंड तक एटीपी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपका एक्टिविटी इससे भी लंबा है
तो आप दूसरी सिस्टम के ऊपर निर्भरित करना पड़ता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, इसमें एक सीपी मॉलिक्यूल यूज होने से सिर्फ एक ही एटीपी बनता है। सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज इन 1:1 रेशियो and any further ATP production must come from other energy system. अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है तो अब दूसरी एनर्जी सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ता है। क्लियर? So next energy system is lactic acid energy system. It is also called as anaerobic glycolytic system. Okay. See, Fosvagen system is also called as ATP-CP system because CP is used as fuel in this system, and it is also called as a lactic acid system. There is no production of lactic acid in this system, so it is called as alactic, no lactic, okay, a lactic acid system. These are the other names of Fosvagen system. One is ATP-CP system. Second one is lactic acid system. All are same. Fosvagen system, lactic acid system, and ATP-CP system. I am quickly repeating about Fosvagen system. Okay, just have patience. See, Fosvagen system is the anaerobic energy system. It can produce ATP without oxygen. It is the fastest and simplest energy system to produce ATP. For this energy system, creatine phosphate is used as fuel. Okay, creatine phosphate is used to produce ATP. It is used during high intensity activities. What are the advantages? It is fast. It can be used during high intensity activities, and it does not require oxygen. This system does not require oxygen. What are the disadvantages? Time duration is very less. It can support us only for 8 to 10 seconds. And ATP production is also less. It can produce ATP only in 1:1 ratio. Any further ATP production for any further requirement, we have to depend on other energy system. So second energy system is lactic acid system. What is the other name of lactic acid system? Anaerobic glycolytic system. Anaerobic glycolysis we call it otherwise, okay? Anaerobic glycolytic system. Which type of system is this? Aerobic or anaerobic? Anybody? Is this is aerobic system or anaerobic system? Anaerobic system means this system also does not require oxygen, right? It produces ATP anaerobically. What is the fuel for this system? Glucose or glycogen are used as fuels for this system. This system can use glucose or glycogen as fuel. So ATP is produced from glucose or glycogen in this system. Okay. So it is also called as glycolytic system, right? Means glucose will break down into pyruvate and then to lactate. That's why we are calling it as glycolytic system. Okay. Glucose will have 6 carbons in it. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Glucose will have 6 carbons in it. By a process called glycolysis, it will break into 2 molecules of pyruvate or 2 molecules of lactate. This process is called as glycolysis. Glycolysis can occur in 2 conditions. One is aerobic condition and the other one is anaerobic condition. अगर glycolysis aerobic स्थिति में होता है तो प्रोड्यूस होता है 2 pyruvate molecules. अगर glycolysis anaerobic स्थिति में होता है तो प्रोड्यूस होता है 2 lactate molecules. ठीक है? So glycolysis means breakdown of glucose. जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है
तो 2 पायरुवेट या 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट बन जाता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। So now we are talking about anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। इस स्थिति में 2 या 3 एटीपी बन जाता है। जब ये प्रोसेस होता है 2 या 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इन दिस सिस्टम होता है, लेकिन इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एंड प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इस सिस्टम को लैक्टिक एसिड सिस्टम के नाम पे बुलाया जाता है। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज एन एंड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज lactic acid system. Is it clear? I'm not going detail about structure of glucose, how it will break down, but इतना समझ होना important है आपके लिए। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ये एक स्टेप में नहीं होता है। ये क्रिएटिन फॉस्फेट स्टेप बहुत ही सिंपल है, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 रिएक्शंस होने के बाद ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ग्लूकोज लैक्टेट के रूप में कन्वर्ट होने के लिए 10 रिएक्शंस होना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मतलब एटीपी-सीपी सिस्टम से कंपेयर किया तो ये थोड़ा स्लो सिस्टम है। दिस इज द सेकेंड फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम। वेरी फास्ट एनर्जी सिस्टम इज, रैपिड एनर्जी सिस्टम इज एटीपी-सीपी सिस्टम। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम। सो what is the advantage of this system? This is the second fastest energy system. It can support ATP production for up to 2 minutes. It can produce ATP production up to 2 minutes. Okay. 1 molecule of glucose या glycogen use होने के बाद 2 या 3 ATP बन सकता है। इसमें फास्ट वर्जन सिस्टम में कितना ATP बनता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ सीपी से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, लेकिन यहाँ एक ग्लूकोज यूज होने से 2 एटीपी बन सकता है, राइट? अगर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आ रहा है तो 3 एटीपी बनता है। तो एटीपी प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा है इस सिस्टम में कंपैरेटिवली, राइट? और ये एटीपी प्रोडक्शन को 2 मिनट तक मेंटेन कर पाता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स तक ये सस्टेन कर पाता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? सेम डिसएडवांटेज एक है, वो है लिमिटेड स्टोरेज। हमारा बॉडी में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी लिमिटेड है, सिर्फ फुल बॉडी में 500 ग्राम स्टोर्ड है। तो अगर ये 500 ग्राम खत्म हो गया तो एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है। आर यू पीपल गेटिंग? कोई डाउट है इसमें? सेकेंड डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम का, इसमें लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से फैटिग हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज लिमिटेड है, इसकी वजह से ज्यादा देर तक हम इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, हाई इंटेंसिटी में जब इस सिस्टम यूज होगा तो लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, एंड व्हेन लैक्टिक एसिड लेवल्स आर टू हाई that can lead to fatigue. And the third energy system is aerobic energy system. Name itself indicates it requires oxygen. This system requires oxygen. बिना ऑक्सीजन ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ओके?
What are the fuels for this system? What it can use as fuel? This system can use glucose or glycogen, fats and protein as fuel. ये सिस्टम जो है एरोबिक सिस्टम, ये प्रोटीन से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है, फैट से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है और ग्लाइकोजन से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है. सो इट हैज मोर फ्यूल्स. ओके, इस सिस्टम के द्वारा ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, वो है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मस्ट है. ऑक्सीजन है तो ये तीनों फ्यूल के रूप में यूज होगा और ज्यादा एटीपी को बनाएगा. फाइन. तो कौन सा इवेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है? कोई भी इवेंट जो 3 मिनट से ज्यादा होता है टाइम ड्यूरेशन, उन इवेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और जो भी इवेंट हम लो इंटेंसिटी में शुरू करते हैं तो उन इवेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी सिस्टम है. बाकी दोनों एनर्जी सिस्टम से कंपेयर किया तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस होने के बाद एटीपी बन जाता है. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. शाहिल, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Anyways, I'll be sharing the notes, don't worry about that. So if you see the reactions, बहुत ही complicated होता है, ये simplified reaction है. Okay, so what are the fuels for this energy system? It can use proteins also, it can use carbohydrates also, it can use lipids also. But ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुवेट मिलेगा और पायरुवेट असिटाइल कोई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और टीसीए साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा. सो ये सब बहुत कुछ रिएक्शंस होने के बाद एटीपी बनता है. तो इसलिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू फास्फोजन सिस्टम एंड लैक्टिक एसिड सिस्टम. ये थोड़ा स्लो है. इस सिस्टम को एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो इसलिए तो आप वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप के टाइम पे क्या होता है, आपका एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट. सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस होना चाहिए होता है इसमें, तो थोड़ा स्लो है. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है. ऑक्सीजन इज कंपल्सरी एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग हाई इंटेंस एक्टिविटीज. ओके, और थोड़ा स्लो भी है. एडवांटेजेस क्या है इसका, एरोबिक एनर्जी सिस्टम का? इट इज वेरी एफिशिएंट, ज्यादा मात्रा में एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है. एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनता है? सेकेंड, लैक्टिक एसिड सिस्टम में 2 या 3, राइट. लेकिन सेम ग्लूकोज से इस एनर्जी सिस्टम के द्वारा हम 32 एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. Same glucose molecule can produce 32 ATP in aerobic energy system. In aerobic energy system, we can produce 32 molecules of ATP from one glucose. That is the power of oxygen. एरोबिक एनर्जी सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन है तो सेम ग्लूकोज से आप ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेम ग्लूकोज जाएगा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में और बनाएगा 2 या 3 एटीपी. क्योंकि काम चलाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. व्हेन यू आर इन एनारोबिक सिचुएशन, काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ एटीपी थ्रू एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. वो है डिफरेंस. पता चले अभी? इज इट क्लियर? और इस सिस्टम में देयर इज नो फैटिगेबल एंड प्रोडक्ट. एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो देयर इज नो फैटिगेबल एंड प्रोडक्ट. क्लियर? तो
आप कौन सा एनर्जी सिस्टम को यूज करने वाला है आपका एक्टिविटी के लिए, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स में। एक है इंटेंसिटी, सेकेंड है ड्यूरेशन, एंड थर्ड इज योर जेनेटिक क्वालिटीज। ओके, सपोज अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी बनता है कौन सा एनर्जी सिस्टम से? हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम एनर्जी बनता है कौन सा एनर्जी सिस्टम से? आई वांट टू सी इन द चैट बॉक्स। या हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन में एनारोबिक एनर्जी सिस्टम से बनता है। अगर आपका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन बहुत कम है, तो मैक्सिमम एनर्जी बनता है फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम से, यानी कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से और लैक्टिक एसिड सिस्टम से। इफ योर ड्यूरेशन इज मोर, इंटेंसिटी इज लेस, तो कौन सा एनर्जी सिस्टम से बनता है? एरोबिक एनर्जी सिस्टम से। ओके, या सो मोर इंटेंसिटी मीन्स योर बॉडी विल डिपेंड ऑन एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। इंटेंसिटी कम है मतलब योर बॉडी विल डिपेंड ऑन एरोबिक एनर्जी सिस्टम। ड्यूरेशन ज्यादा है तो एरोबिक एनर्जी सिस्टम, ड्यूरेशन कम है तो मोस्टली एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। ओके, सपोज व्हाट इज जेनेटिक फ्यूचर्स? तो हर एक का जेनेटिक फ्यूचर्स अलग अलग होता है। कुछ लोगों में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा रहता है, कुछ लोगों में फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा रहता है। डू यू नो अबाउट स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स? ये क्या होता है, किसी को पता है? ओके, read about this, it is very very important. Slow twitch fibers, fast twitch fibers, मतलब अलग अलग फाइबर्स होता है मसल्स में। कुछ लोगों में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा रहता है। स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है। ओके, तो मैक्सिमम एनर्जी एरोबिक मैकेनिज्म से बनता है उनमें। इफ यू हैव फास्ट ट्विच फाइबर्स, they'll have more of glycogen storage. Okay, so maximum energy बनता है anaerobic से। so fiber की ऊपर भी डिपेंड करता है। if you have more of slow twitch fibers, you will be depending more on aerobic energy system. if you are having more of fast twitch fibers, you will be depending more on anaerobic energy systems. और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमारा बॉडी में कभी भी इंडिविजुअली काम नहीं करता है एनर्जी सिस्टम्स। ऑलवेज एनर्जी सिस्टम्स वर्क टुगेदर। सपोज इफ यू आर डूइंग स्प्रिंटिंग, 100 मीटर स्प्रिंटिंग, मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है कौन सा एनर्जी सिस्टम से? एटीपीसीपी सिस्टम, राइट। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम से भी बन रहा है, राइट। तो मैक्सिमम एनर्जी बनेगा एटीपीसीपी से, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन लैक्टिक एसिड से भी होता है और एरोबिक एनर्जी सिस्टम से भी होता है। सपोज यू आर डूइंग मैराथन, मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है एरोबिक एनर्जी सिस्टम से, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम से भी हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम से भी हो रहा है, राइट। Google it about the slow twitch and fast twitch fibers, Pankaj. And that depends upon your body type. Akanksha, which type of fiber you have, that depends upon body type. Only when we do biopsy, we will get to know. Okay. That is, you are deviating from the topic. आज का topic है energy systems. Okay. Try to concentrate on that. You try to get the knowledge about fibers also. Fine. So are you clear about this point? So हमेशा तीनों एनर्जी सिस्टम मिलकर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस ग्राफ, व्हेन यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है एटीपीसीपी एनर्जी सिस्टम से। ओके, मैक्सिमम
को प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए एटीपीसीपी सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा एटीपी लैक्टिक एसिड सिस्टम से भी बन रहा है, राइट? देन आफ्टर 10 सेकेंड्स मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से, लेकिन some amount of energy is also being produced from aerobic energy system. So हमेशा परसेंटेजेस अलग अलग होता है, लेकिन तीनों एनर्जी सिस्टम्स काम करता है. ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या काजल? कैन यू सी नाउ? How many of you can see the screen? Yeah, fine. Only we have 1 or 2 slides. I'm almost done. Okay. So you can see this graph where it shows which energy system is used during which activity. Okay. So if you are doing 100 meter sprint, 100 meter sprint की time कितना होता है? Duration. Time duration कितना होता है? Around 11 seconds, 10 seconds. It depends upon the person. So maximum energy production is from which energy system? ATPCP system, right? ATPCP. So if you are doing 200 meter sprint, where the time duration is approximately 20 to 24 seconds. Okay. So half of the energy comes from ATPCP and remaining half is from anaerobic glycolytic system. As your distance increases, you are depending more on aerobic energy system. As the distance increases, as intensity decreases. यहाँ क्या हो रहा है? Duration ज़्यादा हो रहा है और intensity कम होते जा रहा है. So as the duration increases, intensity decreases, you will be depending on aerobic energy system. Okay. Is it clear? This slide shows, percentage of energy contribution from 3 energy systems during different activities. If you are doing running, 70% energy is from aerobic, 20% or 30% from anaerobic. Is it clear? Any doubt? Yeah, shooting mostly aerobic ही होता है. Okay. That's good. If you have any doubt, you can mail me on this email ID. Okay. ushakaniganti@gmail.com. I'll be sharing the notes with Neha madam. She'll be circulating with you in your groups. Fine. Any doubts? If you have any doubt, you can ask me now, or you can ask during the discussion class. Afternoon would be discussion class. Sandeep sir will be taking the discussion class. You can ask during discussion also. Fine. Thank you so much for your patience. If you have no doubt, I'll end the session. Thank you all.